नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो वैदिक संस्कृति थी, इसके संस्थापक किसे माना जाता है? तो आर्यों को वैदिक संस्कृति का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वैदिक संस्कृति थी या वैदिक सभ्यता, उसका जो समाज कैसा था या वो सभ्यता कैसी थी, तो वह एक ग्रामीण सभ्यता या ग्रामीण संस्कृति थी। जो वैदिक संस्कृति थी वो एक ग्रामीण संस्कृति थी। वहीं हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वह एक नगरीय सभ्यता था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे देखें, जो आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे, लेकिन मैक्स मूलर महोदय क्या कहते हैं? मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास स्थान कहाँ बताया है? मध्य एशिया को माना है। ठीक है, आर्यों का मूल निवास स्थान। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि मैक्स मूलर के शब्दों में आर्यों का जो निवास स्थान किसे माना गया है? मध्य एशिया को माना गया है। प्रश्न कैसे आएगा एग्जाम में, चीज़ ध्यान रखेंगे। फैक्ट है, सीधे पूरा आप लोगों को लाइन बाय लाइन रट लेना है। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह भी देखिए एग्जाम में सीधे पूछता है कि आर्य का अर्थ है। ठीक है, तो आर्य का अर्थ या शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका अर्थ होता है कुलीन। ठीक है, कुलीन या श्रेष्ठ। आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह श्रेष्ठ या कुलीन होता है। देखिए आपका दिया हुआ है, तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य की अगर भाषा की बात करें तो आर्य की कौन सी भाषा थी? आर्य की जो संस्कृत भाषा थी। आर्यों की भाषा क्या थी? आपकी संस्कृत थी। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो वैदिक काल है आपका, ठीक है, या वैदिक संस्कृति, ठीक है, वह कितने भागों में बटा हुआ था? जो वैदिक काल है या वैदिक संस्कृति आपका दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में? दो भागों में। अब देखिए हम देखेंगे इसमें पहला जो भाग था वह ऋग्वैदिक काल था। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक, और दूसरा जो भाग था उत्तर वैदिक काल, यह 1000 से 600 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड था। बात समझ में आ गया? और अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड का जो समय है उसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, इसलिए उसको हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं। या यूं हम कहें कि ऋग्वैदिक काल का जो रचना है वो आपका हुआ था कब? 1500 से 1000 ईसा के पूर्व के बीच। ठीक है, या 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो आपका इतिहास है वह किसके थ्रू, मतलब जिसकी जानकारी हमको किस वेद से मिलती है? तो ऋग्वेद से मिलती है। इसीलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहते हैं, या इसी को हम पूर्व वैदिक काल भी, या तो ऋग्वैदिक काल कहिए या इसी को पूर्व वैदिक काल कहिए, बात एक ही है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल, इसका जो टाइम पीरियड है वह आपका है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। बाकी जो 3 ग्रंथ थे वो जानकारी उसके जो उत्तर वैदिक काल की जानकारी के स्रोत बाकी जो 3 ग्रंथ हैं, कौन कौन सा? सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इससे आपको उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। और यहाँ ऋग्वेद से आपको मिलती है। जो ऋग्वेद से अगर हम बात करें तो आपको पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है। बात समझ आया? अब आगे देखेंगे, भारत में जो आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। एक चीज़ और जानिएगा, ठीक है, ऋग्वेद जो है आपका सबसे प्राचीनतम लिखित ग्रंथ है। सबसे प्राचीनतम क्या है आपका? लिखित ग्रंथों में से एक है आपका ऋग्वेद। उसके बाद हम बात करें, ऋग्वेद में आर्य शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ। कितनी बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में? आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख हुआ। आगे हम बात करें, इंपॉर्टेंट करिएगा कि सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी। इस नदी को देवी तमा, माते तमा एवं नदीत्मा कहा गया। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में सबसे, ठीक है, पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर हम वैदिक संहिताओं का क्रम देखें तो इनमें क्या है? पहले वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मणों की रचना हुई है, आरण्य की रचना हुई, और फिर उपनिषद की। यह इनके क्रम है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब आपके पुस्तकें हैं। देखिए वैदिक संहिता या ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण यह भी क्या है? आपकी पुस्तक है। आरण्यक जो है ये भी पुस्तकें हैं, और उपनिषद भी। अभी आगे चर्चा होगा। आर्यों का निवास स्थल के लिए सप्त सैंधो शब्द का प्रयोग हुआ। तो आर्यों का निवास स्थान किसे माना जाता है? सप्त सैंधो क्षेत्र को आर्यों का निवास स्थान माना जाता है। अब आगे हम बात करेंगे। अभी हम बेसिक चीज़ पर बात कर रहे हैं। अब ऋग्वैदिक बाकी 4 वेदों पे अब डिटेल चर्चा आगे करेंगे। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम है वो 5 भागों में विभाजित था।
तो अगर हम देखें सबसे छोटा जो था कुल या परिवार यही था, और उसके बाद उससे बड़ा क्या होता था ग्राम, और ग्राम से बड़ा होता था विश्व, विश्व से बड़ा होता था जन, और जन से बड़ा होता था राष्ट्र। ठीक है, यह आपका है इनका आरोही क्रम में। अब देखें विश्व का जो प्रधान हो उसको विश्वपति कहा जाता था, ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी एवं जन के शासक को राजन कहा जाता था या राजन कहलाते थे। बात समझ में आए, इस चीज़ को ध्यान रखें। क्वेश्चन सीधे एकदम उठा के हूबहू यहीं से फैक्चुअल प्रश्न आएंगे आपके यूपी पेट में, इसलिए ज़्यादा मैं डिटेल में समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, आपको सीधे कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है। अब एक चीज़ देखिए, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा। सभा और समिति दोनों ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं माना जाता है जो राजा को सलाह देती है। देखिए सभा जो क्या है और समिति, यह जो था ये लोगों का ग्रुप था, ग्रुप ऑफ पीपुल्स, ये लोगों का समूह था, यह भी और यह भी। सभा में क्या होता था, यहाँ विशिष्ट लोग या यूँ कह सकते हैं विद्वान लोग बैठते थे, ठीक है, या बुजुर्ग लोग बैठते थे, जो भी कर सकते हैं, यानी तजुर्बेकार लोग। और समिति जो समिति थी, इस सभा में सभी लोग बैठते थे। इसमें क्या था, आम सभी लोग कर सकते हैं या आम लोगों का यह सभा था, और यह जो था आपका विशिष्ट बुजुर्ग या विद्वान लोगों का सभा था, उसको हम सभा बोलते थे। जो ग्रुप था, ठीक है, ग्रुप जो स्पेशल पीपुल्स का जो ग्रुप था वो सभा कहलाता था। और समिति में क्या थे, वो आम जो सभी लोग जनरल पीपुल्स जो होते थे, आम लोग होते थे, वो समिति के उसमें होते थे, क्या अंतर्गत आते थे। तो ये आपकी दो संस्थाएं होती थी। अब आगे चलेंगे। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। इंपॉर्टेंट करेंगे सभा और समिति। सभा और समिति अभी ऊपर हमने बात किया। सभा क्या है, ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपुल, और समिति क्या है, ग्रुप ऑफ ऑल पीपुल कह सकते हैं, सभी लोगों का समूह। समिति में क्या है, इसमें सभी लोग बैठ सकते हैं। सभा के जो व्यक्ति हैं वो भी समिति में बैठ सकते हैं, और जो बाकी जो बच्चे लोग हैं वो भी समिति में बैठ सकते हैं, लेकिन समिति के लोग सभा में नहीं बैठ सकते। बात समझिएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे यह बात कर रहा है कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। प्रजापति का सेंस क्या है यहाँ, राजा, ठीक है। तो यह जो दोनों मतलब यह पार्टी थी या ये जो दोनों संस्था थी, ये राजा को क्या करती थी, सुझाव देती थी। तो यहाँ पे क्या है, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है, किसमें, अथर्ववेद में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए इसको करिएगा इम्पोर्टेंट। जितनी चीज़ें हैं सारी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें बकवास कुछ है ही नहीं। अब एक चीज़ देखिए, अच्छा यहाँ पे बता दिया, सभा जो है श्रेष्ठ और सम्भ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति जो थी समान लोगों की संस्था थी। अब यहाँ पे ही देख लिए। आगे बात करें, समिति का जो अध्यक्ष होता था ईशान कहा जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट, पूरा फैक्चुअल चीज़ें हैं। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि अगर पूछे कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा, ठीक है, या स्थिति कैसी थी, तो इनकी ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा क्या थी, आपकी अच्छी थी, ठीक है, या सम्मानजनक थी। वहीं उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो स्त्रियों की जो स्थिति होगी उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखेंगे, ऋग्वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं, तो ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, आपकी अच्छी थी या सम्मानजनक थी। उत्तर वैदिक काल में अगर हम स्त्रियों की स्थिति देखें तो दयनीय हो गई थी। क्या हो गई थी, दयनीय। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, बात समझिएगा, ठीक है। अब आगे देखें, तो हमने कहा क्या कि समिति का जो अध्यक्ष है वह ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी, इस अंश को बलि कहा जाता था। राजा इसके बदले उनकी सुरक्षा करते थे। तो जो जनता थी वह अपनी आय का, ठीक है, जनता क्या करती थी, अपनी आय का कुछ हिस्सा राजा को दे देती थी स्वेच्छा से। यह निर्धारित नहीं था कि कितना देना, जिसको जितनी इच्छा वो अपनी स्वेच्छा से क्या करती थी, आय का कुछ हिस्सा राजा को देता था जनता। उसको हम क्या बोलते थे, बलि कहते थे। और इस बलि के बदले ही राजा क्या करता था, इन जनता को सुरक्षा प्रदान करता था। पहली चीज़। अब यह जो था क्या, अब इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि जो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में जनता के द्वारा जो दिया जाने वाला आय का कुछ हिस्सा जो बलि था वह किस प्रकार का कर था।
तो उसमें देगा ऐच्छिक था या अनिवार्य था, ऐसे करके ऑप्शन में देगा। तो यह ऐच्छिक था, अपनी इच्छा के अनुसार लोग देते थे, लेकिन यही जो कर था उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाएगा, अनिवार्य कर के रूप में उभर के सामने आएगा। बात समझिएगा, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे देखिए, तो जनता स्वेच्छा से राजा को उसका कुछ अंश दे देती थी अपनी आय का, इस अंश को बलि कहते थे। अब आगे देखें, आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहीं पे, हमने अभी पढ़ा था, इसके पहले हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ा था हमने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज, मातृ सत्तात्मक समाज था। और जो आपका आर्य का समाज था वो पितृ सत्तात्मक या पितृ प्रधान था। यह मातृ प्रधान था और यह पितृ प्रधान था, ठीक है। परिवार की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, क्या होती थी, परिवार या कुल थी। हम कह दें कि इस मतलब इस समाज की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी, परिवार या कुल, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप भी कहा जाता था, ठीक है। तो सबसे छोटी यूनिट क्या होती थी, परिवार होती थी समाज की, और उसका जो मुखिया उसको कुल या कुलप कहते थे। आर्यों का मुख्य पदार्थ क्या था, आपका सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता। सोमरस का मतलब आप लोग शराब से मत तुलना करिएगा, इसका निर्माण वनस्पतियों से होता था। आर्यों का मुख्य पेय क्या था, आपका सोमरस। कृषि तथा पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, कृषि तथा पशुपालन। और वहाँ देखेंगे आप सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वहाँ भी इनका वही मुख्य व्यवसाय था, वहाँ व्यापार भी देखने को मिलता है। आगे देखें, संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं ध्रुत क्रीड़ा आर्यों के मनोरंजन का प्रमुख साधन था। और वहीं हमने जब हड़प्पा में क्या पढ़ा था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मनोरंजन के क्या पढ़े थे संसाधन, तो हमने पढ़ा था चेस, शतरंज, और क्या पढ़ा था, हंटिंग, शिकार। वो क्या थे आपके, वो आपके थे वैदिक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के मनोरंजन के साधन। आगे बात करते हैं। लोहा आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता। अब इम्पॉर्टेंट देखेंगे, हम करेंगे इम्पॉर्टेंट। जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो लोहा से परिचित नहीं थे। एग्जाम में फिर क्वेश्चन आता है कि वैदिक सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे, वैदिक सभ्यता के लोग, उसके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वह किससे, सोना से भी परिचित थे, चांदी से भी परिचित थे, ठीक है, और उसके वो तांबे से भी परिचित थे, लेकिन वो लोहे से परिचित नहीं थे। तो लोहे का आविष्कार जो होता है वो आपका वैदिक युग में होता है, इंपॉर्टेंट चीज़। और इसी लोहे को क्या कहा जाता था, श्याम अयस्क कहा जाता था, और तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। बात समझिएगा, बात आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो लोहे का आविष्कार कहाँ पे देखने को मिलता है, या लोहे का प्रयोग कहाँ से देखने को मिलता है हमको, वैदिक काल से। अब देखें, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्टि शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट कि वैदिक ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो गविष्टि शब्द, जिसका अर्थ था गायों की खोज, ठीक है, गायों की खोज। अब एक चीज़ जानिएगा, जो वैदिक संस्कृति थी इसमें लोगों का जो प्रतिष्ठा की अगर हम बात करें, चीज़ क्या थी, यानी कि जिसके पास जितने अधिक गाय हैं वो उतना अधिक धनवान या प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता था। तो वहाँ पे अगर हम बात करें, वहाँ पे अगर हम यूँ कह सकते हैं कि जो आपका जो सिंबल स्टेटस की बात करें, तो वहाँ क्या था कि अमीर व्यक्तियों की पहचान इससे होती थी कि किसके पास कितनी अधिक से अधिक गाय थी। और इन्हीं गायों को लेकर अक्सर क्या होता था, एक कबीले से दूसरे कबीले में युद्ध हुआ करता था, ठीक है, क्या होता था, युद्ध हुआ करता था। और इसी युद्ध को हम गविष्टि शब्द का नाम देते हैं, क्या, गविष्टि। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, गविष्टि। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राग युद्ध या दास राग युद्ध का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे, ठीक है। क्या था, जो यह युद्ध जो 10 राग युद्ध था या 10 राग युद्ध, यह परशुरी यानी कि रावी नदी के किनारे भरत वंश के राजा सुदार तथा 10 जनों जिसमें से 5 आर्य थे और 5 अनार्य के बीच हुआ। इस युद्ध में भरत वंश के राजा सुदार की जीत हुई। अब देखें, जो ऋग्वैदिक काल था इसमें क्या था, यह तो एक ग्रामीण सभ्यता था। दूसरी चीज़, यहाँ पे लोग कबीले के रूप में रहते थे।
तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध हुआ, ठीक है, वैदिक काल में। कौन सा? 10 राग्य युद्ध, जिसका उल्लेख या जिसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद के 7वें मंडल से इसकी जानकारी हमको मिलती है। 10 राग्य युद्ध में एक तरफ थे यहाँ पे भरत वंश के राजा सुदास, इंपॉर्टेंट करिएगा, और एक तरफ थे 10 कबीला। यहाँ पे 10 कबीला एक तरफ थे, जिसमें से 5 तो आर्य थे और 5 आपके अनार्य थे। यह मिलकर इनसे युद्ध हुआ, ठीक है। सुदास और 10 कबीलाओं के राजाओं से युद्ध हुआ, जिसमें से सुदास क्या हुए? आपकी विजयी हुए। इंपॉर्टेंट करेंगे, ये प्रश्न सीधे एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण का उल्लेख मिलता है। जो चतुर्वर्ण समझ रहे हैं, इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघाओं से तथा शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। अब लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे आगे, ये तो होगा। अब आगे अभी आप पूरा इसको जब हम अध्ययन करेंगे तो एक चीज़ बताएंगे यहाँ पे। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग तथा विधवा विवाह का प्रचलन था। नियोग विवाह क्या होता था कि जैसे ऋग्वैदिक काल में यदि किसी स्त्री का पति, ठीक है, किसी स्त्री का पति का देहांत हो जाता है तो उसकी शादी उसके देवर से करा दी जाती थी, जिसको नियोग प्रथा बोलते थे, ठीक है। और विधवा विवाह तो समझी गए कि भाई विधवा होने के बाद भी उसका विवाह हो रहा है तो विधवा विवाह वही हो गया। ऋग्वेद में लोप मुद्रा, घोषा, विश्ववरा, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। विदुषी महिला मतलब विद्वान महिलाओं का उल्लेख है। ये सब बहुत ही विद्वान महिलाएं थी। ऋग्वैदिक काल में गाय को सर्वाधिक उत्तम धन माना जाता है। ऊपर अभी हम बात किए कि जो जिसके पास जितना अधिक गाय है वो उतना अधिक क्या माना जाएगा? धनवान माना जाएगा, प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाएगा। और घोड़ा एक महत्वपूर्ण क्या था? आपका पशुधन था। बात समझ आए? ऋग्वैदिक आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किए। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। इंपॉर्टेंट करेंगे, ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता इंद्र थे। इन्हें पुरंदर, ठीक है, और बादल का देवता भी माना जाता है। पुरंदर क्या होता है? यह होता है आपका किलों को तोड़ने वाला। पुरंदर मतलब किलों को तोड़ने वाला। और बादल का देवता भी इंद्र को मानते हैं। इंद्र के बाद जो दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे वह थे आपकी अग्नि। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। और वरुण को वरुण जो थे तीसरे प्रमुख देवता थे, जो ऋतु के नियामक थे। बात समझ में आए? सबसे इम्पोर्टेंट देवता ऋग्वैदिक काल में थे आपके इंद्र, उसके बाद थे आपके अग्नि, ठीक है, और उसके बाद थे आपके यहाँ पे वरुण। इसी भगवान इंद्र को हम क्या बोलते थे? उनको कहा जाता था पुरंदर, ठीक है। बादलों का देवता वृत्रहंता, वृत्र नामक एक राक्षस की जिन्होंने क्या की थी? वध किया था, इसलिए उनको वृत्रहंता भी कहा जाता था। आगे देखिए, ऋग्वैदिक काल में अदिति और उषा जैसी देवियों का भी उल्लेख है, परंतु इस काल में देवियों की प्रमुखता नहीं है। आगे देखें, ऋग्वैदिक काल में स्तुति पाठ और यज्ञ बलि उपासना की मुख्य रीति थी। इस काल में कर्मकांड का महत्व नहीं था। तो ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड का महत्व था तो क्या था? नहीं था। पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता के रूप में माने जाते थे। पूषण, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, अब इसको हम करेंगे। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन सा वर्ण? एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। क्लियर? अब देखें यहाँ पे, यह जो विभाजन था व्यवसाय के आधार पर था। और उत्तर वैदिक काल में यह विभाजन किस आधार पर देखने को मिलता है? जन्म के आधार पे। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था वह कर्म के आधार पे था, या पूर्व वैदिक काल में कहें। और वहीं हम उत्तर वैदिक काल की बात करें तो जो इनका वर्ण व्यवस्था था वह जन्म के आधार पे था। ऋग्वैदिक काल में उपनिषदों की कुल संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18,
तथा वेदांग की संख्या कितनी थी? 6। इंपॉर्टेंट करिएगा, सीधे कभी कभी संख्या इससे प्रश्न पूछ लेता है, इसका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंगे कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। और उसमें पूछेगा सबसे प्राचीनतम पुराण कौन से हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वेदांग की संख्या कितनी थी? 6। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। इंपॉर्टेंट करेंगे, जैसे यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो यहाँ पे स्त्रियां भी अपने पति के बगल में बैठ के भाग लेती थी, यानी कि यज्ञ में इनको बराबर दर्जा दिया जाता था। ऋग्वैदिक काल में आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। एक था वास, दूसरा था अधिवास और तीसरा था उषड़ी। इसके अतिरिक्त अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहते थे। क्या कहते थे? नीवी कहते थे। ऋग्वैदिक काल में सामान्यतः कबीले का प्रमुख ही राज्य प्रमुख होता है, जिसे राजन कहते थे। इनमें 5 कबीले थे जो निम्न हैं: यदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्बस। इन्हें पंचजन भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल वर्दी क्लासेज पर दे दी जाएगी, उपलब्ध करा दी जाएगी। यह तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वेदों से संबंधित या वैदिक संस्कृति से संबंधित बेसिक चीज़ों को कवर किया। और कल के क्लास में हम लोग देखेंगे ऋग्वेद के बारे में, सभी वेदों और उपवेद, ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों से जो संबंधित प्रश्न बनते हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।